अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क़य्यूम, सलमान आबिद के साथ प्रोग्राम खबर की खबर लेके मैं हूँ इसार राना और आपको आज के दिन खुश आमदीद करता हूँ और दुआ करते हैं हम सब मिल के कि अल्लाह ताला ये दिन आपके लिए खैर बरकत लेके आए। जुम्मे का दिन है, वैसे ही फजीलत का दिन है और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आए। एक नज़र डालते हैं अखबारात के ऊपर अहम खबरों पर कि अखबारात ने अहम खबरों को किस तरह डिस्प्ले दिया। अफगानिस्तान के मौशी और इंसानी बहरान के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से इस्लामाबाद में ट्राइका प्लस का इजलास आज के तमाम कौमी अखबारात की सुर्खियों की जीनत है। रोजनामा नवाए वक्त ने ट्राइका प्लस इजलास को सुर्खी के तौर पर लिया। तालिबान से राब्ते जारी रखेंगे, मौशी बहरान पर तशवीश, ट्राइका प्लस। रोजनामा दुनिया ने इसी खबर की सुर्खी के लिए इन अल्फाज का चुनाव किया। तालिबान के साथ अमली राब्तों पर इत्तफाक, पाकिस्तान, अमरीका, चीन, रूस पर मुश्तमिल ट्राइका प्लस का इजलास, अफगानिस्तान की इंसानी और मौशी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। रोजनामा एक्सप्रेस ने भी इसी खबर को अहमियत दी। अफगान तालिबान दहशतगर्दों से ताल्लुकात खत्म करें, ट्राइका प्लस का मुतालबा। इसी इशू को रोजनामा जंग ने इस तरह हाईलाइट किया। ट्राइका प्लस तालिबान से मुतालबात, दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करें, लड़कियों के लिए हर सतह की तालीम, पड़ोसियों से दोस्ताना ताल्लुकात यकीनी बनाएं। रोजनामा पाकिस्तान ने अफगान सूरत हाल पर वजीर आजम के बयान को फ्रंट पेज पर शाया किया। अल्फाज हैं, अफगान भाइयों की इंसानी जरूरियात पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, वजीर आजम इमरान खान। अंग्रेजी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की टॉप स्टोरी के अल्फाज हैं, तालिबान रिकग्निशन अनलाइकली इन नियर फ्यूचर। डॉन अखबार की मेन स्टोरी भी ट्राइका इजलास से मुताल्लिक है। ट्राइका प्लस वांट्स इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। वजीर आजम के अफगान सूरत हाल पर बयान को डेली टाइम्स ने लीड स्टोरी के तौर पर लिया। वर्ल्ड मस्ट fulfill collective responsibility on Afghanistan। The Nation ने भी ट्राइका प्लस इजलास को हेडलाइन में लिया। ट्राइका प्लस अर्ज तालिबान टू रिस्पेक्ट राइट्स ऑफ ऑल अफगान। द न्यूज ने इसी इशू को फ्रंट पेज पर नुमाया तौर पर शाया किया। ट्राइका प्लस लिस्ट इट्स डिमांड्स। ये थे जी आज की अखबारात की अहम खबरें और एक नजर डालते हैं रनडाउन पर। अपोजिशन कानून साजी पर हुकूमत से मुज़ाकरात पर तैयार। आज के प्रोग्राम में दी न्यूज का इदारिया है, अपोजिशन की नई सियासी उड़ान क्या नतीजा खेज साबित हो सकेगी। ट्राइका प्लस का एलामिया, तालिबान से रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की कश्मीर पर OIC के खुसूसी नुमाइंदे से मुलाकात। और तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के हवाले से गुफ्तगू। आज के प्रोग्राम में रोजनामा दुनिया में जावेद हफीज साहब का कालम, अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल है और टॉप 10 T20 के हवाले से वी लव यू। अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब। शफीक साहब को और खालिद को देख के, और मुझे तो देख के लगता है आज जुम्मा है और सलमान को देख के लगता है आज इतवार है। राणा साहब, आज एक जो मुख्तलिफ अखबारात की लीड्स हमने देखी हैं, यहाँ पर पैकेज के अंदर भी दिखाई गई हैं, हमने खुद भी देखी हैं। एक ट्रैका का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसकी ट्रैका प्लस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें ट्रैका जो है ये इसकी एक पाकिस्तान की सियासत में एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। ये 90s का जो दौर था, उस वक्त ये ट्रैका का जो लफ्ज़ है ये पाकिस्तान की सियासत में सहाफत के अंदर डिस्कस होना शुरू हुआ। जब गुलाम मुस्तफा खान, नवाज शरीफ और उस वक्त के आर्मी चीफ की मीटिंग होती थी, तो उसको फिर ये ट्रैका का नाम जो है वो दिया। मैं कहा ये प्रोग्राम की भी ट्रैका बैठी हुई है। ये ट्रैका और ट्रैका प्लस है। ट्रैका प्लस ये ट्रैका प्लस है, प्लस मैं हूँ और ट्रैका प्लस है। तो आज सर जो मुख्तलिफ अखबारात ने खबर को बहुत डिस्प्ले दिया वो ये कि अपोजिशन जो है कानून साजी पे हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। कल भी मैंने यह बात की थी कि इट्स अ वेरी गुड साइन कि हम जो सियासी मामलात हैं पार्लियामेंट में बैठ के करें और हुकूमत अपोजिशन की जो भी शफीक तजावीज़ हो वो उनका हक है और हुकूमत डेफिनेटली उसे डील भी करेगी। देखिए राना साहब, इस प्रोग्राम में हम ये बात करते रहे हैं कि हर जो ना जंग का, हर कन्फ्लिक्ट का, हर मसले का हल मुज़ाकरात है, टेबल है, और पार्लियामेंट से बेहतर टेबल कोई नहीं है। वहाँ अभी अच्छी बात है कि अपोजिशन जो है, वो जो पार्लियामेंट की अपोजिशन है, वो हुकूमत से मुज़ाकरात की तैयार हो गई है। गो को उन्होंने कहा हमें तहरीरी तौर पे आगाह करें, और जब सब कुछ छप रहा है, हर चीज़ कोई चीज़ खुफिया नहीं है, तो हुकूमत भी ज़ाहिर इनको आमादा होगी, ये अखबार खबर के मुताबिक वो इनको तजावीज़ देगी।
अब कल जो देखे ना अपना फवाद चौधरी साहब ने ये कहा था कि हमने इसलिए ये इजलास पोस्टपोन किया है कि अपोजिशन से हम मुज़ाकरात चाहते हैं, उनको एंगेज करना चाहते हैं कानून साजी में। जी जी। और फिर अपना सहरा अपना ठहरा उसके स्पीकर कौमी असम्बली के सर पर उन्होंने कहा कि वो सारा ये राब्ते कर रहे हैं, और इसमें पीपल्स पार्टी भी है, और यूसुफ गलानी साहब जो हैं अपोजिशन लीडर सेनेट, उनका भी बयान है, शहबाज शरीफ का भी बयान है, और गो के अखबारात ने जी अखबार की अपनी पॉलिसी हुई है, कुछ ने इसको हाईलाइट किया, कुछ ने इसको हाईलाइट नहीं किया, वो बुग़्ज़ इमरान में नहीं किया। लेकिन ये अच्छी बात है कि पार्लियामेंट के अंदर जो मामलात हैं, असल मुल्क चलता है पार्लियामेंट से बाहर। तो जो आप जो मर्जी सियासत करें, जो मैंने कल भी कहा था कि ये सोशल मीडिया का सियासत समझो उसको, लेकिन जो सीरियस सियासत है वो पार्लियामेंट में हो रही है। और खुश आइंद बात है कि तमाम मामलात पे, जो सिर्फ ये नहीं कि अपना ये इलेक्शन के हवाले से जो बिल है, तमाम मामलात पे वो उसको तैयार हैं, और ये कमेटी में जाएंगे और वो अपनी तजावीज़ देंगे। हो सकता है मिनू ये ना हो जैसा गवर्नमेंट जिस तरह ना हो, लेकिन एक कंसेंसस आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और पार्लियामेंट और जो आइन जो हुकूमत है ना, जमहूरियत, वो कंसेंसस से बेहतर चलती है। तो ये खुश आइंद बात है और क्रेडिट देते हैं हम प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है। सलमान साहब, कल अपोजिशन जमातों की जो खुसूसी कमेटी है उसने असद कैसर साहब से भी मुलाकात की। इसका मतलब है कि मुज़ाकरात तो बाकायदा आगाज़ हो चुका। देखिए, बुनियादी तौर पे जो पार्लिमानी डेमोक्रेसी होती है ना सर, उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है पार्लियामेंट की फंक्शनिंग का। अगर पार्लियामेंट की फंक्शनिंग इफेक्टिव तरीके से चले तो फिर डेमोक्रेसी को फ़ायदा होता है। और ये जो अपोजिशन होती है, ये मुस्तकबिल की हुक्मरान जमात भी होती है, तो इसका काम ये होता है कि वो पार्लियामेंट को ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से लेकर आगे करे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बदइत्तेमादी थी, उसके नतीजे में ये चीज़ें हो नहीं पा रही थी। अब आप मिसाल के तौर पर इंतखाबी इस्लाहात की, जिसकी आपने बात की है, कि इसके ऊपर जो है ना एक इत्तेहाद हुआ है और बातचीत चल रही है, असद कैसर उसमें रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1 साल से आप देखिए कि कोई ऐसा बिल अपोजिशन की तरफ से नहीं आया मुतबादल जिसमें हम ये कहें कि इन्होंने ईवीएम के कॉन्टेक्स्ट में, ओवरसीज पाकिस्तानी के कॉन्टेक्स्ट में, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में कोई तजावीज़ दी हैं। अच्छा, अब वो हुकूमत से तो तजावीज़ मांग रहे हैं, लेकिन अपनी क्या तजावीज़ हैं वो भी हमें नहीं पता, एक बात। दूसरी बात देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, पीपल्स पार्टी तो मुझे ज्यादा संजीदा नजर आती है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में। मुस्लिम लीग नून की हालत यह है कि शहबाज शरीफ तो बहुत एक्टिव हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, हकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि हमें हुकूमत पर एतमाद ही नहीं है, और हम तो हुकूमत को किसी किस्म की तजावीज देना भी नहीं पसंद करेंगे। और उन्होंने कल एक और बड़ी दिलचस्प बात की है, उन्होंने कहा सवाए मुस्लिम लीग नून के बाकी सारी अपोजिशन जमातें सौदेबाजी कर रही हैं। अब ये जो सौदेबाजी का इल्जाम लगाया है, ये किस पे लगाया है? पीपल्स पार्टी के ऊपर लगाया कि पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट से पसे पर्दा कोई मामला तय कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो हमें बहुत ज्यादा रोमांस नजर आ रहा है ना हुकूमत और अपोजिशन का, ये आगे जाके फिर ब्रेक होगा, क्योंकि अपोजिशन इसके ऊपर उस तरह से मुत्तफिक नहीं हो सकेगी। उसकी वजह क्या है? ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने के कॉन्टेक्स्ट में उनको लगता ही है कि इसका बराह रास्त फायदा पीटीआई को होगा। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में उनको लगता है कि फायदा जो है हमें नहीं हो सकेगा, इसलिए वो इन मामलात को इल्तवा में डालने की कोशिश करेंगे। असद कैसर साहब कितना इफेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं वो एक अलग बात है। असल सवाल वही है जो कल मैंने कहा था कि जिन पार्टियों के पास इनका एजेंडा है, यानी जिनके पास लीडरशिप है, वो चाहे लंदन में बैठी हुई है चाहे वो इधर बैठी हुई है, उन्होंने क्या फैसला करना है हुकूमत के साथ चलने का, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम इंतखाबी इस्लाहात के अंदर हुकूमत के साथ चलेंगे तो अल्टीमेट क्रेडिट तो फिर हुकूमत को चला जाएगा ना, इसलिए वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। असद कैसर साहब कितने इफेक्टिव हो सकते हैं इन मुज़ाकरात में? देखिए राणा साहब, सबसे पहले तो ये है कि ये बड़ी ही जो है खुशाइंद बात है कि जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो एक डेडलॉक था, वो डेडलॉक जो है वो हमें ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर जो कानून साजी हो उसमें इत्तेफाक राय के साथ आगे बढ़ा जाए। तो इसमें ये पहली बार नहीं हुआ कि हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो कानून साजी के लिए बुलाया था और फिर उसको मौखर किया गया। इससे पहले भी कुछ अर्सा पहले जो है वो पार्लियामेंट का इजलास जो है इस हवाले से बुलाने का फ़ैसला किया गया था इसी कानून साजी के लिए, लेकिन स्पीकर की मुदाखलत पर अपोजिशन के मुतालबे पर उस वक्त भी इजलास को जो है वो बुलाने का फ़ैसला जो है वो वापस लिया गया था। और अब इसमें भी जो है वो अपोजिशन को इंगेज करने के लिए ये जो इकदाम है ये उठाया गया है। और स्पीकर जो है कौमी असम्बली, उनका एक हुकूमती इत्तेहादियों के साथ साथ जो अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ भी जो है असद कैसर उनका एक राब्ता है, और मुझे यकीन है कि इससे जो है मामलात में पेशरफ्त होगी और कानून साजी जो है वो इत्तेफाक राय की तरफ बढ़ेगी। सलमान साहब जैसे तकाबली जो है पेश किया है ना कि पार्लियामेंट के अंदर के अपोजिशन का और पार्लियामेंट के बाहर के अपोजिशन का,
पार्लियामेंट के बाहर के अपोजिशन अपना रोल अदा करेगी, वो तो उन्होंने रोलर पर डालना ही है। ठीक है, अब जो पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी होगी वही इस मुल्क का कानून आइन होगा, वही मानी जाएगी। बिल्कुल ऐसे तो आप क्या समझते हैं कि इसमें पार्लियामेंट प्रिवेल हुई, ये जो बाहर का रोलर है वो उसका कितना असर बात होगा? ये कि पार्लियामेंट तो प्रिवेल हुई, पार्लियामेंट ने साबित किया कि भाई वो ही इस मुल्क के जो फैसले हैं वो कर सकती है। लेकिन अब इस सारे को बिल्डोज करने की एक साजिश तैयार हुई है शफीक साहब। साजिश कैसे तैयार हुई है कि अचानक शहबाज शरीफ साहब बीमार हो गए, वो घर जाके बैठ गए। मरियम इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं और पहुंचने के बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने सौदेबाजी का कह दिया, जबकि खुद जो कायरा साहब हैं उन्होंने 4 दिन पहले ये कहा कि जो मुस्लिम लीग नून है ये रात के अंधेरों में जाके मिलती है लोगों से, और इसकी तरदीद अभी तक उनकी तरफ से नहीं आई। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही पार्लियामेंट प्रिवेल किया वैसे ही इस सिस्टम के हवाले से और जमहूरी डेमोक्रेसी के हवाले से जो लोग तबाही चाहते हैं वो एक्टिव हो गए। मरियम पहुंच गई, टास हो गया, टास में इस बार मरियम ने पहले बैटिंग करनी है और शहबाज शरीफ साहब ने घर बैठना है। वो बीमार हो गए, बीमार होकर घर बैठ चुके। हमारी उनके लिए बहुत दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लेकिन ये ऐसा हो चुका है कि शहबाज शरीफ साहब बैक टू द पवेलियन और मरियम हैज़ कम टू इस्लामाबाद ताकि वो इस सारे मामले को बिल्डोज कर सके। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि असद कैसर साहब मुस्लिम लीग नून को किस हद तक इंगेज कर पाते हैं। राणा साहब एक और कर ले बात, एक और पेशरफ्त हुई है, ये जो डेडलॉक खत्म हुआ है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान स्पीकर की कोशिश से कि एक पार्लियामानी कमेटी जो बनाई गई थी इलेक्शन कमीशन के अरकान की नामजदगी के लिए, उस कमेटी की जो तश्कील नो की गई थी उस पर अपोजिशन इतराज़ात कर रही थी और पिछले 2-3 जो इजलास हैं उनमें पेशरफ्त इसलिए नहीं हो सकी थी कि अपोजिशन उसमें शरीक नहीं होना चाह रही थी और अपोजिशन के मुतालबे पर अब जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के मजीद 2 अरकान जो हैं उस कमेटी के अंदर शामिल कर दिए गए। साहब आपने जो ये अपना कहा है कि पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन और बाहर को सैबोटाज कर दें, राणा साहब इसका जिक्र किया, इस तरफ किया है, लेकिन जो पार्लियामेंट में हो रहा है वो तो पार्लियामेंट जो कानून साजी उन्होंने करनी है ना। अगर वो अंदर इकट्ठे हो गए तो बाहर वाले जो खपर वाला डालेंगे उसका कितना असर पड़ेगा उस पर? देखिए ना, बात यह है कि बाहर वालों में 2 लोग सबसे इंपॉर्टेंट है, एक नवाज शरीफ साहब, एक फजल रहमान साहब। अब नवाज शरीफ जब मैं कहता हूँ तो मरियम भी शामिल है। असल में जो पार्लियामेंट के अंदर डेवलपमेंट होंगी ना वो उनको सूट नहीं करती, ना वो पार्लियामेंट को मानते हैं, ना वो इस असम्बली को मानते हैं, ना वो इन अरकान असम्बली को मानते हैं, ना वो यहाँ की कानून साजी को मानते हैं। उनका मुतालबा तो एक ही है कि इमरान खान की हुकूमत को घर भेजें, नए इलेक्शन करवाएं, हमें इख्तिदार में आने दें। अब जब पार्लियामानी पॉलिटिक्स चलती है तो उसके अंदर तो एक प्रोसेस होता है ना जी, तो वो प्रोसेस जो है वो लगता है उनको खिलाफ हो जाएगा। मसलन वो ये समझते हैं कि हम क्यों लेजिटिमाइज करें इमरान खान की हुकूमत को इस लेजिस्लेटिव प्रोसेस के अंदर, हम क्यों लेजिटिमाइज करें इस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में, हम क्यों लेजिटिमाइज करें इस सारे लीगल प्रोसेस को। तो उनका तो कॉन्टेक्स्ट ही कुछ और है। अब वो देखिए ना, आज कल वो कह रहे थे कि जनाब हम तो लॉन्ग मार्च की डेट दे रहे हैं। अब पिछले 1 हफ्ते से लॉन्ग मार्च की डेट तो कोई सामने नहीं आई, पीडीएम का इजलास भी हो गया क्योंकि इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं है। अब जो इन्होंने कहा है ना इसार राना साहब ने कि वो जब मरियम पहुंची है इस्लामाबाद और ये पहुंच गए अपने घर, तो वो जो पहुंची है इस्लामाबाद तो वो अपने लोगों को एक्टिव करेंगी ना, और एक्टिव करके वो इसको सबोताज करने की कोशिश करेंगी। तो इसलिए ये मुस्लिम लीग नून का इम्तिहान है कि वो लोग जो चाहते हैं कि मफाहमत के साथ पार्लियामानी प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए वो यहाँ पर क्या रोल प्ले करते हैं, या मरियम का एजेंडा फिर दोबारा डोमिनेट करता है। ठीक, अच्छा सर, दी न्यूज़ का आज इदारी है इसी सियासी सूरत हाल के हवाले से, उसके कुछ अहम नकात में ज़रा चाह रहा था कि शेयर करें। वो कहते हैं कि जी सियासी मसाइल बिलखुसूस महंगाई से अपोजिशन का जो है सियासी फ़ायदा उठाने की वो कोशिश करेगी और इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लियामेंट में अपोजिशन का इत्तेहाद जो है वो भी हो गया और बिलावल और शहबाज शरीफ साहब बहुत एक्टिव हैं इस हवाले से। लेकिन सवाल ये कि क्या पीपल्स पार्टी दोबारा मुश्तरका अपोजिशन का हिस्सा बन सकेगी? तहरीक अहमद जो है कोई सियासी हरबा है और क्या लॉन्ग मार्च हो सकेगा? ये दी न्यूज़ का इदारिया है जिसमें ये सवालात उठाए गए हैं। एक ही हिस्सा मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या लॉन्ग मार्च हो सकेगा इस इदारिये को सामने रखें तो? देखिए, ये मुझे तो नहीं लगता है कि लॉन्ग मार्च होगा, क्योंकि देखें ना, हम ये पिछले 2 प्रोग्रामों से बात कर रहे हैं कि अपोजिशन जो हमारी जॉइंट अपोजिशन या डिवाइडेड अपोजिशन कह लें, वो पार्लियामेंट में कुछ और है और बाहर कुछ और है। जब इनका पार्लियामेंट का बयानिया और बाहर का बयानिया इकट्ठा नहीं होगा उस वक्त तक कोई लॉन्ग मार्च, कोई तहरीक, कोई एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट ये नहीं चल सकती। और अब देखिए, शहबाज शरीफ के बारे में मुसलसल ये कहा जा रहा है कि वो मैंने खुद उनसे 2 बार मिला उनसे जब वो जेल में थे,
तो उन्होंने कहा कि मैं तो आइन पे यकीन रखता हूँ, मैं पार्लियामेंट पे यकीन रखता हूँ, मैं किसी और एक्टिविटी लॉन्ग मार्च ये वो सब किसी में यकीन नहीं रखता। तो ये अब 2 बयानियाँ हैं, और जब तक ये 2 बयानियाँ हैं, जिस दिन पार्लियामेंट साथ मिल गई ना 12 लीडर पोजीशन से, उस दिन जो है वो खराबी पैदा होगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब तक देखें, यहाँ बिलावल भुट्टो साहब का देख ले, शहबाज शरीफ का देख ले, इवन जो असद रहमान है, मौलाना फजल रहमान के बेटे, वो भी पार्लियामेंट की सियासत है, पार्लियामेंट का जो पोजीशन है उसके साथ खड़े हो गए, उनके तायद नहीं कर रहे लेकिन मुखालफत भी नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है। इसलिए आप मुतमईन रहें, जिस दिन पार्लियामेंट इनके साथ खड़ी हो गई, पार्लियामेंट की पोजीशन वो खड़ी होगी, फिर अब खराबी पैदा होगी कि फिर ये लॉन्ग मार्च करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक लॉन्ग मार्च होगा। को नजर आ रहा है। आमिर महमूद कियानी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, सीनियर रहनुमा है पीटीआई के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मुज़ाकरात जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान चल रहे हैं, कल अपोजिशन ने कुछ शराइत भी पेश की हैं, तो क्या हुकूमत की मनसूबाबंदी है उन शराइत के हवाले से, किस सतह तक लचक है और हम क्या उम्मीद रखें? देखिए, लचक तो ज़ाहिर होती है, हर चीज़ में लचक होती है, और पार्लिमानी निज़ाम को लेके चलना भी होता है। तो बिल्कुल हमने खुद इनिशिएटिव किया है, और अच्छी बात है कि पार्लियामेंट जिन लोगों ने सेलेक्ट करके तमाम लोगों को भेजे उनको कलेक्टिवली कोई एक डिसीजन पे आना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं कि जो मुल्की मफाद के मामला हैं उनको भी कैरी करना होता है। तो इंशाल्लाह ताला बातचीत चल रही है, हम देख इंशाल्लाह चीज़ों को अच्छे तरीके से खुशनुमा के साथ आगे लेके जाएंगे, और ऑन बोर्ड है सारे इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा सर, ये बताइएगा, कल मुलाकात थी स्पीकर के साथ अपोजिशन की जो खुसूसी कमेटी है, तो उसमें कुछ पेशरफ्त हुई है और कुछ चीज़ों के हवाले से कुछ थोड़ा सा कंसेंसस पैदा हुआ है? जी देखें, कंसेंसस होगा इंशाल्लाह। हम चाहते हैं, हमारी ये पहली ख्वाहिश है कि तमाम पार्लियामान इकट्ठे होकर चले। जैसे मैंने गुजारिश पहले भी की है कि हमें चीज़ों को मुल्की मफाद में देखना है, और इंशाल्लाह इसीलिए बुलाया है। तो इसलिए गवर्नमेंट का काम भी है, गवर्नमेंट ने सबको ऑन बोर्ड भी किया है, तो पेशरफ्त भी होगी और इंशाल्लाह ताला बेहतरी भी। सर, आखिरी सवाल मैंने पूछना था, मुश्तरका इजलास कब तक मुतवक्को है, हो सकता है? देखिए, ये तो इंशाल्लाह बस शॉर्टली मेरा ख्याल है कि उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक ये कमिंग वीक है जो, इसमें इंशाल्लाह ताला मुश्तरका इजलास बुला लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आमिर महमूद कियानी साहब, हमसे बात कर रहे थे। खालिद साहब, जैसे उन्होंने अभी बात की और हम अपोजिशन के हवाले से बात कर रहे हैं, इदारिये के हवाले से भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि बिलावल साहब और शहबाज शरीफ बहुत एक्टिव हैं इस सारी सूरत हाल में, लेकिन जो ताज़ा सूरत हाल है उसमें लगता है कि शहबाज शरीफ साहब अब कुछ अरसे के लिए म्यूट हो जाएंगे। देखिए, उसमें पार्लियामेंट के अंदर पिछले कुछ दिनों से जो पेशरफ्त हुई है, अपोजिशन के दरमियान भी 2 किस्म की पेशरफ्त हुई है। एक, अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पर आई है, आपस में इकट्ठे हुए हैं, और दूसरा हुकूमत के साथ जो है हुकूमत ने लचक दिखाई है, जिसकी बुनियाद पर जो है अपोजिशन के साथ आज जो स्पीकर साहब के ज़रिए मुज़ाकरात हैं वो शुरू हुए हैं। और दूसरा देखिए, जो उसमें हुआ ये है कि नून लीग की जो अंदर की सियासत है उसमें शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज की जो पार्लिमानी लीडरशिप है उसने असर्ट किया है, और उसमें जो है वो सारी पार्लिमानी लीडरशिप जो है वो इस पेज पर आ चुकी है कि हमें पार्लियामेंट के अंदर अपनी जो कार्रवाई है, कारकर्दगी है वो दिखानी होगी, वहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उनको हमें इस्तेमाल करना होगा। और आज अखबारात के अंदर आप देखिए कि जो साबिक वज़ीर आज़म हैं शाहिद खकान अब्बासी, उनका एक बयान भी मरीद के में वो गए थे, वहाँ मीडिया से गुफ्तगू की, वो छपा हुआ है कि हमारी जो पहली अब ऑप्शन है वो पार्लियामेंट के अंदर और अदम इत्माद की जो है ऑप्शन है असेंबली के अंदर, और अगर असेंबली के अंदर हम अदम इत्माद ना ला सके तो फिर हम लॉन्ग मार्च की तरफ जो हैं जाएंगे। तो इससे तो अब ये तो मज़ाहमती बयानी वाली लीडरशिप में शामिल है शाहिद खान अब्बासी साहब, वो खुद ही फरमा रहे हैं कि हमारी लॉन्ग मार्च जो है वो दूसरी ऑप्शन हो चुकी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट के जो बाहर नून लीग की और अपोजिशन की जो एक्टिविटी है वो अब मुझे मुतासर होती हुई नजर आ रही है। सर, ये बताइए कि ये शहबाज शरीफ साहब का डायलेमा नहीं है कि वो पार्टी के सरबरा हैं और यहाँ बैठे हुए जो नीचे हैं उनके लोग वो बातें कर जाते हैं कि जो शहबाज शरीफ की सियासत के खिलाफ है और शहबाज शरीफ उस पर खामोश रहते हैं। होता पता क्या है, देखिए हम क्रेडिट देते हैं, कल भी हमने दिया, शफीक ने, हम सब ने, बिलावल साहब को भी और शहबाज साहब को भी, कि उन्होंने कम अज़ कम पार्लियामेंट की रिवाइवल के लिए काम शुरू किया
और पार्लियामेंट में ठीक है, जो फैसला पार्लियामेंट करे हमें मानना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अब शहबाज शरीफ साहब वो कहते हैं ना, मोर नाचे और फिर वो अपने पैरों को देख के वो रोता है। शहबाज शरीफ साहब का अलमिया ये है कि विद इन हिज फैमिली उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा बतौर सदर, और वही जो इक़्तिदार की जंग है वो इस सतह के ऊपर है कि देखे ना, अब मरियम पहुंच गई इस्लामाबाद और वो जाके शहबाज शरीफ का जो है रास्ता रोकेंगी, और शहबाज शरीफ साहब लाहौर पहुंच गए, वापस चले गए। तो मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जितना कोशिश करते हैं वो उन्हें उतने ही पीछे खींच लिया जाता है और वो वहां पे जीरो के ऊपर आ जाते हैं। अब सलमान, आप मुझे ये बताओ कि अपोजिशन के पास दो ऑप्शन है, एक वो कहते हैं जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे, एक कहते हैं हम अदम एतमाद लेके आएंगे। आपने आज कॉलम लिखा है और उस कॉलम के अंदर आपने बड़ा तफसील से लिखा है कि अपोजिशन अदम एतमाद क्यों नहीं ला सकती। देखिए, अदम एतमाद ना लाने की एक वजह है। पहली बात तो शफीक साहब ने कह दिया लॉन्ग मार्च नहीं होगा, मैं उनको इंडोर्स करता हूँ। अब अदम एतमाद क्यों नहीं होगा? वो कहते हैं कि पंजाब से अदम एतमाद शुरू करें। मैंने आपको कल भी कहा था कि PMLN को सूट नहीं करता पंजाब से अदम एतमाद, क्योंकि ना तो उससे शरीफ खानदान को पास वजारतें आएगी, ना वो चौधरी बरादरान को कबूल करेंगे, और अगर वजारत आला हमजा के पास आती है तो मरियम को कबूल नहीं होगी। तो ये जो पंजाब से मॉडल था ना, ये नहीं आएगा, पहली बात बता दूं। अच्छा, फिर जाएगी चेयरमैन सेनेट के पास जाएंगे, इसका मतलब है आपने कुछ नहीं करना। फिर इसके बाद ही स्पीकर डिप्टी स्पीकर के ऊपर आएंगे, इसका मतलब है कुछ नहीं करना। और मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि अब उसकी जो पॉलिटिकल पोजीशन है ना इख्तिदार की, वो जो सिंध के अंदर वो बैठे हुए हैं वो खराब हो। इसलिए आप देखिए, जब ये कभी कहते हैं कि अगर हमारे पास ऑप्शन हुआ तो हम जाएंगे तरीक़त में तमाद के ऊपर, तरीक़त में तमाद से तो किसी ने नहीं रोका, आप कल लेके आ जाएं, लेकिन ये नहीं लेके आएंगे। और शहबाज शरीफ साहब ने उसकी तायद कर दी है ना। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरी पहली तरजीह नए इंतखाबात हैं, शफाफ इंतखाब। एक बात। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जनाब हम तो मार्च में 2022 में इंतखाब चाहते हैं, तो फिर तरीक़त में तमाद कहां से आ गई? अच्छा, फिर एक और फार्मूला भी है, इमरान खान साहब को घर भेज दें, उनकी जगह कोई नया वजीर आजम आ जाए, उस पर भी इनका इत्तफाक नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो पार्लियामेंट चलेगी ना, तो पार्लियामेंट के जो बाहर वाली कुव्वतें वो तो नहीं चाहती कि पार्लियामेंट चले। इसलिए ये जो सारा एजेंडा है ना अपोजिशन का, मैंने पहले भी कहा है, ये 2023 के इंतखाबात की प्लानिंग है। ये 2023 के इंतखाबात के लिए अपने 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 पत्ते जो है ना वो कर रहे हैं। जैसे खाकान अब्बासी साहब ने कहा ना कि सब अपने हम हमारे अलावा बाकी सारे डीले कर रहे हैं, वो खुद भी डील कर रहे हैं। खाकान अब्बासी साहब या उनकी पार्टी खुद भी डील करने की कोशिश कर रही है। तो मसला यह है कि तवज्जो दे 2023 के इंतखाब में, हुकूमत पे दबाव बढ़ाए और हुकूमत को अगले 1.5 साल स्टेबल ना होने दें, ताकि ये जो डिस्टेबिलिटी होगी ना, इसकी वजह से हम पॉलिटिकल पोजीशन ज्यादा बेहतर कर सकेंगे। इस वक्त एजेंडा ना लॉन्ग मार्च है, ना तहरीक में तमाद है, सिर्फ हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना इनका एजेंडा है कि उनको छेड़खानी करते रहे, उनको डिस्टर्ब करते रहे, ताकि ये किसी पॉलिटिकल पोजीशन में अपने आप को आगे ना ला सके। एक ना अभी शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो हम बात कर रहे थे ना कि वो थोड़ा सा चलते हैं पीछे खींच लेते हैं, तो मैंने कहा एक लतीफ़ा आपसे, अक्सर मैं शफीक की मुस्कुराहट मुझे पसंद है, तो मैं उसकी मुस्कुराहट के लिए, वो एक बच्चे स्कूल गया बहुत लेट, तो टीचर ने पूछा कि तुम लेट क्यों है? तो उसने कहा जी बारिश हो रही थी तो सर वो कीचड़ भरी थी, मैं एक कदम चलता था तो 2 कदम स्लिप हो जाता था। तो उन्होंने कहा फिर? कहते जी मैंने फिर घर की तरफ चलना शुरू कर दिया, तो वो मैं 1 कदम चलता था 2 कदम पीछे आता था, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं स्कूल पहुंच गया। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो किसी हद तक तो ले आए ना मुस्लिम लीग। देखिए राना साहब, देखिए मुझे जो लग रहा है ना, ये सारा जो है ना जो खेल रही है पोजीशन, ये प्लेइंग टू द गैलरी है। सलमान से ठीक कहा कि अगले इलेक्शन की तैयारी का पब्लिक में जिंदा रखने के लिए जी हम हुकूमत की मुखालफत कर रहे हैं, हम हुकूमत के साथ नहीं। डील कर ली है इन्होंने, ये बाहर कैसे आए हैं? दोनों तरफ डील हो गई, लेकिन बस होता है ना कि भाई अपना बात का जवाब क्यों नहीं दिया? देखिए ना, मन मौजी हो ना, मन को खुश करने के लिए जी हम ये कर रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं इस पे? नहीं, वो मैं जो फिर वही सवाल कि ये डील वाला जो मामला है शफीक, अगर डील वाला मामला, कायरा साहब की बात का जवाब जो है वो JUI तो दे रही है, JUI के तो हर बंदे ने दिया, मुस्लिम लीग के एक बंदे ने इस बात का जवाब नहीं दिया, बिकॉज कायरा साहब घर के भेदी हैं, उन्हें ये सारा पता है कि कहाँ क्या डील हो रही है, उन्हें ये सारा पता है कि कहाँ जोड़ तोड़ हो रहा है। और पीपल्स पार्टी, देखिए अगर उसका जवाब आया था ना, तो कायरा साहब ने अगली किस्त जारी करनी थी, ये डील्स हुई है, और उन दोनों को पता है किसने क्या डील की है, और उन्होंने मजीद नंगे होना अपने आप को नंगे कवर करने के लिए, बचाने के लिए, अवाम में नंगे होने से बचने के लिए उन्होंने कहा खामोशी बेहतर है। मौलाना साहब को बोलने, मैं आपको अगर इजाजत हो तो बता देता हूँ कि जवाब नून लीग क्यों नहीं दे रही। नून लीग ने तो कायरा साहब का खुद जवाब देने की बजाय वो रेंट पर जो तर्जमान है JUI के उनको ले लिया। उसकी वजह यह है कि अब नून लीग जो है, पीपल्स पार्टी, उनकी पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर ज़रूरत बनती जा रही है,
और इतलात ये हैं कि अब नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी को पीडीएम में भी वापस लाना चाह रही है। अभी पीपल्स पार्टी इसके लिए फौरी तौर पर तैयार नहीं हो रही। दूसरा मैं आपको बताऊं राणा साहब, दूसरी बात जो आप कहते हैं कि आप दूसरी बड़ी लंबी बात करते हैं, मैं लंबी नहीं करूंगा, मुख्तसर ही करूंगा कि अपोजिशन के पास अदम इत्माद का जो एजेंडा है उसमें क्लैरिटी नहीं है, वो वाजे नहीं है। उसमें जो है वो जमातों की अपनी अपनी राय है, लेकिन वहां को हतमी अभी तक कोई एजेंडा तैयार नहीं हो सका। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि पंजाब की वो बात कर रहे हैं, तीसरा इसके साथ दूसरे के साथ दूसरे के साथ तीसरा है। अच्छा। पंजाब के अंदर बार बार वो अदम इत्माद की बात करते हैं, वो पंजाब में कैसे तब्दीली ला सकते हैं परवेज लाई के बगैर? और परवेज लाई तो इस हुकूमत के अंदर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है हुकूमत के बाद, पीटीआई के बाद। वो पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं, वो फाक के अंदर 2 वजारतें हैं, सूबे में 2 वजारतें हैं, और परवेज इलाही को वो कैसे, वो नून लीग तो किसी सूरत में वज़ीर-ए-आला उनको मानने के लिए, बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो तब्दीली कैसे आएगी? बिल्कुल ठीक है। आपके दूसरा और तीसरे के बाद चौथा मेरा है जी कि मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा आता हूँ, हमारे साथ रहिएगा। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। वेलकम बैक जी। और अब हम बात करेंगे कि ट्राइका प्लस का जो अलामिया है, और उस अलामिया में ट्राइका प्लस ने पाकिस्तान, चीन, रूस और अमेरिका ने मुश्तरका एक अलामिया जारी किया है, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि एक तो उन्होंने तालिबान से मुतालबा किया है कि तमाम बैन अल-अक़वामी दहशतगर्द ग्रुपों से ताल्लुक़ ख़त्म कर लें और फिर दोस्ताना ताल्लुक़ अपनाएं। और फिर उनका कहना था कि मैं आपकी मदद के लिए तैयार हैं। कुछ मुतालबात हैं जो ट्राइका ने इसमें रखे। और सलमान साहब, जो ट्राइका का इजलास हुआ है, पहले मैं एक रिपोर्ट, प्रोड्यूसर कहता है कि जी पहले रिपोर्ट दिखाएं फिर बात करें। एक रिपोर्ट दिखाता हूं जी मैं। बीजिंग का हमारा जो इजलास होगा उसमें हम तालिबान को दावत देंगे ताकि जो उनकी कंसर्न्स हैं हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से शेयर करें और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवक्कुआत का उनको इल्म हो। ट्राइका प्लस ने अफगानिस्तान की संगीन इंसानी और मौशी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार और अफगान अवाम की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का इरादा करते हुए एतदाल पसंद और दानिशमंदाना पॉलिसियों के नफाज की हौसला अफजाई के लिए तालिबान के साथ अमली रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जुमेरात को अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतालिक पाकिस्तान, चीन, रूस और अमरीका पर मुश्तमिल तौसीही ट्राइका का इजलास हुआ। तौसीही ट्राइका ने इजलास के मौके पर तालिबान के सीनियर नुमाइंदों से भी मुलाकात की। इजलास के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया जारी किया गया। एलामिया के मुताबिक ट्राइका प्लस ने अफगानिस्तान की संगीन इंसानी और मौशी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार और अफगान अवाम की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का इरादा किया। एलामिया के मुताबिक इजलास में सलामती कौंसिल की अफगानिस्तान से मुताल्लिक करारदादों की याद दहानी कराई गयी, जिसमें अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का एहतराम शामिल है और जो दहशत गर्दी और मंशियात से
मुतालिक जराइम से पाक और इलाकाई इस्तेहकाम और राब्तों में मुआविन हो। ट्राइका ने अपनी इन तवक्कुआत का इआदा किया कि तालिबान अपने हमसाये, खित्ते के दीगर ममालिक और बाकी दुनिया के खिलाफ दहशत गर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकने के अपने अज़्म को पूरा करेंगे। तालिबान पर जोर दिया गया है कि वो पड़ोसी ममालिक के साथ दोस्ताना रवैया अपनाएं और बाशमूल बैनुल-अक़वामी कानून के आलमी तौर पर तस्लीम शुदा असूलों और बुनियादी इंसानी हुकूक और अफगानिस्तान में गैर मुल्की शहरियों और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ और जायज़ हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफगानिस्तान की बैनुल-अक़वामी कानूनी जिम्मेदारियों की पासदारी करें। अच्छा सलमान साहब, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो ट्राइका के मुतालबात हैं, वो आप समझते हैं कि जो अफगानिस्तान की सारी सूरत हाल है, ये ट्राइका उसको पूरी तरह अंडरस्टैंड करके ये सारी बात कर रहा है? देखिए, अमेरिका, रूस का, पाकिस्तान का, इन सब मुल्कों का इकट्ठे बैठना ये जाहिर करता है कि अफगानिस्तान के बारे में जो हसासियत पाई जाती है उसकी उनको अंदाज़ा है। एक बात, अब देखिए इसमें उन्होंने क्या किया है, इसमें उन्होंने दाखिली कॉन्टेक्स्ट में भी और खारजी कॉन्टेक्स्ट के जो भी मसाइल है ना अफगानिस्तान से रिलेटेड, उसके ऊपर गुफ्तगू किया और उस पर एक ट्राइका ने इत्तफाक राय किया है। अच्छा, एक इत्तफाक तो ये हुआ है ना कि आलमी दुनिया इस वक्त अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़े, तालिबान को तनहा ना छोड़े और उनकी माली इमदाद करे, क्योंकि जितनी ज़्यादा उनको इस वक्त मईशत की तबाही के कॉन्टेक्स्ट में माली इमदाद चाहिए, अगर आलमी दुनिया ने ये इमदाद ना दी तो फिर अफगानिस्तान का बुरहान ख़त्म नहीं होगा, बल्कि वहाँ नए किस्म के इंसानी अलमिये जो है वो जन्म लेंगे। एक बात। दूसरी, फिर उन्होंने साथ साथ जोर दिया है अफगान तालिबान के ऊपर कि जो आपके दाखिली मसाइल हैं उसको भी आप आलमी कुव्वतों की जो एक्सपेक्टेशन है ना उसके मुताबिक डील करें, जिसमें आपने खुद कहा कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट का मामला है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इशूज़ हैं, दहशत गर्दों के मामला हैं, लड़कियों की तालीम है, ये सारी चीज़ें। इसका मतलब क्या है कि जब तक मैं बार बार कहता रहा हूँ कि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, इंटरनेशनली उनकी एक्सेप्टेंस जो है उसको बड़ा मुश्किल होगा। और साथ साथ जो कल बात की थी शफीक साहब ने भी कि वो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस वहाँ से आनी है उसके लिए जो मैकेनिज्म डेवलप करना है, अगर वो डेवलप नहीं होगा और अमेरिका उसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगा तो फिर आप कैसे वो आलमी इमदाद जो है उसको वहां पर इंश्योर कर सकेंगे। और मैं ये समझता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइका इजलास था जिसमें अमेरिका खुद भी बैठा था, और इनका बैठना जाहिर करता है कि वो अफगानिस्तान का रेजोल्यूशन चाहते हैं ताकि वहां अफगानिस्तान के अंदर जो डिस्टेबिलिटी आ रही है उसको एक स्टेबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में प्रमोट किया। ठीक है, हुमा बकाई साहब हमारे साथ हैं, जरा मैं इनका उनसे भी थोड़ा सा इस पे राय लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हुमा साहबा, ये बात हो रही है ट्राइका के जो कल उन्होंने अफगानिस्तान से मुतालबात पेश किए हैं, उसमें एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी। उन्होंने कहा जी ख़वातीन और लड़कियों के लिए हर सतह पर तालीम की रसाई, तो क्या अब इस सतह के ऊपर हम ये अफगानिस्तान को डिक्टेट करेंगे कि भाई आपने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन जो अफगानिस्तान को देने की चीज़ें वो नहीं देंगे? 9 अरब डॉलर जो है उसके वहाँ वर्ल्ड बैंक के पास पड़े हैं जो हो गए, फिर अमेरिका के अंदर जो असास है वो मुंजमद है, तो जो असल चीज़ें हैं वो तो उन्हें देनी चाहिए ना, फिर वो आएंगे इसकी तरफ। नहीं जी, देखिए मेरा ख्याल है कि अमेरिका ने अपनी मजबूरियों की वजह से वहां से इनखिला जरूर किया है, लेकिन उसकी वजह से उसको शदीद तरीन समझे सुकाई का सामना है अपने मुल्क के अंदर भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी, क्योंकि जो पूरा उन्होंने बिल्ड किया था एक पैराडाइम जिसके तहत वो अफगानिस्तान में रहे, वो समझिए क्रम्बल हुआ है। तो अब अगर वो कुछ भी ना करें तो फिर उनकी जो हैसियत है एज ए सुपर पावर उस पर सवालिया निशान उठ जाता है। बिल्कुल। उससे भी ज्यादा अहम बात ये कि मेरा ख्याल है कि तालिबान को भी इस बात का इदराक करने की जरूरत है कि जिस तरह वो 20 साल पुराने वाले तालिबान नहीं है, इसी तरह अफगानिस्तान 20 साल पुराना वाला तालिबान नहीं है। और इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को एक मीटिंग ग्राउंड ढूंढनी है, एक फंक्शनल स्पेस ढूंढनी है जहां वो नए अफगानिस्तान और अपनी कंपल्शन के साथ आगे बढ़ सके। देखिए, कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि अफगानिस्तान जो है वो एक लिबरल मॉडर्न स्टेट बन जाएगी और अमेरिका को और दीगर वेस्टर्न ममालिक को थ्योरोक्रेटिक स्टेट एक्सेप्टेबल है, उनको सऊदी अरेबिया एक्सेप्टेबल है, उनको ईरान के साथ भी वो काम करते हैं। अब हालात खराब हो गए, तो मेरा ख्याल है कि एक जो प्रॉब्लम है वो ये कि तालिबान जो है वो बहुत एक्टिवली प्रो मीडिया नहीं है, वो मीडिया को शन करते हैं। तो जो स्पेस है उसमें सिर्फ
वेस्टर्न नैरेटिव जो है वो सामने आ जी रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हालांकि कि अफगानिस्तान का जो तालिबान का नैरेटिव है वो भी सामने आना चाहिए, और खवातीन की जो ह्यूमन राइट्स है वो एक बड़ा कंटेंटेशियस पॉइंट है, और दोहा में उनके कमिटमेंट्स भी हैं, तो उनको उससे पूरा करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया हुमा बकाई साहबा हमसे बात करने की। शफीक साहब, तालिबान को जो हुमा बकाई साहबा ने कहा कि उन्हें ये समझना चाहिए कि ये 20 साल पुराना अफगानिस्तान नहीं है, इसके तकाजे ज़रा डिफरेंट हैं और चैलेंजेस भी डिफरेंट है। ना साहब, एक तो जो ट्रैका प्लस का हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें चीन है, पाकिस्तान है, रूस है और अपना प्लस अमेरिका है। प्लस अमेरिका तो ज़ाहिर है वो सबसे पहले है वो। अब ये ना ये मुझे लगता है ये एक्सपेंड होगा। अच्छा, इसमें नेटो ममालिक, इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्कैंडिनेवियन कंट्री सब आएंगे, ये प्लेटफॉर्म ही बढ़ेगा। लेकिन अच्छा। इसमें देखें एक नया प्लेटफॉर्म आएगा। अगर उन्हें अफगानिस्तान में अमन बहाल करना है, बल्कि मैं ऐसे कहूँगा अगर उन्हें दुनिया में अमन बहाल करना है ना, उन्हें अफगानिस्तान को सपोर्ट करना पड़ेगा। ये आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा कि भाई बिल्कुल ठीक कह रहे ना उनको इमदाद, उनके अपने फंड बाकी इमदाद छोड़ दें, वो रिलीज करें। पाकिस्तान जिस हद तक कर रहा है, लेकिन देखें ये जो ट्रैका प्लस की मीटिंग हुई ना, इसमें इन्होंने मुझे जो बारीक बात नजर, इसमें कंसर्न शो किया उन्होंने। अब शाहबाज कुरैशी ने कहा कि बीजेपी में तालिबान भी शरीक हो गए बाकायदा एज मेंबर, लेकिन उन्होंने कंसर्न क्या शो किया कि जो आपने शुरू में आगे वादे किए थे इंक्लूसिव गवर्नमेंट के और ख़वातीन और ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उस पर अभी तक कोई काम नहीं किया। जितनी भी उसमें फिर यह कि तमाम ग्रुप उसमें अपना हुकूमत में आएंगे, जितनी अभी अबूरी हुकूमत बनी है, एक भी खातून वजीर नहीं है, और उसमें तमाम जो एथनिक और दूसरे सेक्टेरियन जो ग्रुप्स हैं उसमें कोई शामिल नहीं है। जितने भी इस हुकूमत है या गवर्नर लगा रहे हैं या हुकूमती मशीनरी भी उस तरह इस्टेब्लिश नहीं, वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, उसमें भी उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया कि हम तमाम ग्रुपों को बिल्कुल ठीक। तो ये एक मेरे उन्होंने कंसर्न शो किया है कि आप वसीउल बुनियाद हुकूमत बनाएं, इंक्लूसिव का मतलब यही होता है। हाँ जी हाँ। और इसमें सबको शामिल करो जो आपने शुरू में वादे किए थे। बिल्कुल और जब तक तालिबान ये नहीं करेंगे उस वक्त तक वो पॉजिटिव चीज़ें दिखाएं, आगे आए। जो उन्होंने वादा किए थे ख़वातीन आएंगी, वज़ीर आएंगी, ख़वातीन के तालीम ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो फिर दुनिया भी इस तरफ आएगी। और मेरे ख्याल में जो ट्रैका प्लस का इजलास हुआ है ये एक बुनियाद है, और उसमें तमाम जो ममालिक हैं नेटो के सब उसी को टो करेंगे कि भैया आप अपना कुछ करके दिखाएं जो आपने वादे किए थे, ताकि हम आगे बढ़ें। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। खालिद साहब, कुछ साफ़ी यहाँ से ना भेज दें ताकि उनकी मीडिया कवरेज बेहतर हो जाए। हुमा बकाई साहिबा कह रही हैं कि वो मीडिया को इस तरह नहीं समझ पा रहे। वो कुछ साफ़ी बेचारे वेले हो गए जब से हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात चढ़े, तो यहाँ से भेज दें, क्या करें उनके लिए? देखिए, जब तालिबान का पहला दौर था उस दौरान यहाँ से पाकिस्तान से बड़ी तादाद में सहाफ़ी जो हैं वहाँ जाते रहे हैं, और अब जो है आगे दोबारा जाने का रास्ता जो है वो भी खुलेगा। असल में राना साहब जो ब्रेक थ्रू मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की ज़रूरियात के हवाले से हुआ है कि वो जो ये ट्रैका प्लस का जो इजलास है ये है, और क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान की जो दो बड़ी ज़रूरियात हैं इस वक्त, उनमें एक ये है कि उनको लेजिटिमेसी मिले बैनुल-अक़वामी सतह पर, और दूसरा उनको जो इकनॉमिक एड है वो मिले। और ये दो ज़रूरियात पूरी करने के लिए पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर भी और इलाक़ाई सतह पर भी किरदार अदा कर रहा है, जिसमें ये जो ट्रैका प्लस का इजलास था इसमें इसी हवाले से जो सूरत हाल है उस पर गौर किया गया है। और सबसे बड़ी जो पेशरफ्त है इस हवाले से वो ये है, जो चाइना के अंदर अगला जो इजलास इस हवाले से होने जा रहा है उसके अंदर तालिबान की हुकूमत को जो है वो मदऊ किया जा रहा है। और देखिए, पाकिस्तान जो है वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना चाहता है, लेकिन वो खित्ते के ममालिक को साथ लेकर चलना चाहता है, और इस हवाले से जो दुनिया का मौक़िफ़ है उसके साथ चलना चाहता है। और जो अलामिया जारी हुआ है उसमें भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ और जो खित्ते का मौक़िफ़ है, ममालिक का मौक़िफ़ है, दुनिया का जो मौक़िफ़ है वो एक है। जिस तरह अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत से जो मुतालबात किए गए हैं कि आप अमन के हवाले से इक़दाम करें, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए करें, ख़वातीन के हकूक़ के लिए करें, माइनॉरिटीज़ के लिए करें, इंक्लूसिव हुकूमत के लिए करें, तो ये सारे मुतालबात जो हैं ये बैनुल-अक़वामी सतह पर भी हो रहे हैं और पाकिस्तान भी कर रहे हैं। अच्छा राना साहब, ये खालिद साहब ने और सलमान आबिद साहब ने भी और पूरा मीडिया भरा हुआ है तालिबान के हवाले से, आप उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, बैठे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। खुद आप अमेरिका गया और तालिबान ने वहाँ टेक ओवर किया। जब तक एक हुकूमत को आप लेजिटिमेट तस्लीम नहीं करेंगे तो आप कैसे मामला तय करें? कैसे अमेरिका या यूएन या बाकी दूसरे मालिक उन्हें तस्लीम किए बगैर, क्या आप समझते हैं कि तस्लीम किए बगैर उनको अपना कर सकते हैं? उर्दू का एक मुहावरा है, गरीब की भाभी सबकी, वो गरीब की जोरू सबकी भाभी।
ठीक है ना। अब वो बेचारा इस टाइम वो एक गरीब है अफगानिस्तान, और उसके ऊपर सब लोग अपना अपना छुरी तेज करके बैठे हुए। अब मैं मिसाल के तौर पे जो ये आज का कालम है जावेद हफीज़ साहब का, पाकिस्तान इंडिया अफगानिस्तान के तराजुर में लिखा हुआ, वो कहते हैं कि जी जो भारत है वो अफगानिस्तान में एक अपना रोल तलाश करना चाहता है। अब मैं दिलचस्प बात बताऊं, जो भारत ने अफगानिस्तान के ऊपर कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पाकिस्तान ने भी इनकार कर दिया, चीन ने भी जो मेजर स्टेक होल्डर हैं वो दोनों नहीं गए। उसके बाद वहां पे जो उन्होंने अलामिया जारी किया, अब दिलचस्प बात सुनिए कि उस अलामिया के बाद रूस ने अपना अलामिया जारी किया, और उसने अब भारत के अलामिया को निगेट करते हुए और अपने बहुत सारी चीजें डाली कि ये भी कॉन्फ्रेंस के अंदर का हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि एक बात तो अब क्लियर हो गई कि भारत अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद अफगानिस्तान के इशू में अपनी जगह नहीं बना पा रहा। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की कामयाबी सबसे बड़ी शफीक ये है कि आज पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के ऊपर अमेरिका भी, चीन भी, रूस भी, ये सारे एक जगह इकट्ठे होकर कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि ठीक है, जितने मर्जी इल्जामात लगाएं, अंदर खाते पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट भी करता है, खड़ा भी करना चाहता है, उनके पैरों पे भी खड़ा करना चाहता है। लेकिन असल मसला वही है कि अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया जन्म लेने जा रहा है। इंसानी अलमिया जन्म लेने जा रहा है। वहां पे आने वाले दिनों में, जैसे कल तुमने बताया था कि कितने बच्चे भूख से मर गए, 8 बच्चे। हमने वो वीडियो भी देखे जिसमें बच्चे ट्रालों के अंदर छुप के पाकिस्तान आते हैं, चीजें लेके और वापस चले जाते हैं। तो हमें क्रिकेट मैच में ये जितने भी सारे हैं ब्लैक लाइफ मैटर्स करते हुए और हाथ रख के ऐसे खड़े होते हैं, तो क्या अफगानिस्तान के बच्चे मैटर नहीं कर रहे? क्या उनके बच्चे और वहां पे जो भूख और इंसानियत है वो मैटर नहीं कर रही है? सलमान बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। राना साहब, आपने जावेद हफीज साहब के कॉलम का जिक्र किया है, तो आपका सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया है कि भारत के पेट में मरोड़ क्यों उठ रहा है। हाँ। उसको मरोड़ इसलिए उठ रहा है कि भाई ये अपना तालिबान ने, आपको पता है कि शुरू में कश्मीर की हिमायत की थी, बिल्कुल, कि जहाँ जहाँ मुसलमान, खास तौर पर कश्मीर का जिक्र किया था, जो कश्मीरी जो मुजाहिदीन है, जो जहाँ मुसीबत में है, उनका हम साथ देंगे। तो ये बयान जो है जावेद हफीज साहब ने बड़ा उसको राइटली पॉइंट आउट किया है कि असल मसला उनको ये है कि बाकी तो मसाइल हैं, उनको 3 बिलियन डॉलर और ये वो स्कूल बड़ा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप किया, लेकिन उनका कंसर्न ये है कि हमारा तो सारा वो ड्रेन हो गया, वो पंजाबी का देना खूह खाते में गया। लेकिन उनका है कि अगर अपना तालिबान स्टेबल हो गया, वहाँ हुकूमत बन गई और दुनिया ने मान लिया, तो फिर जो उन्होंने कहा था पहले दिन कि हम कश्मीर पे कहीं भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो जो भारत को मरोड़ उठी वो ये है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, OIC का वफद आया हुआ है और उन्होंने आज़ाद कश्मीर में 2 दिन गुजारे LOC के ऊपर। उसके बाद उनकी मुलाकात हुई हमारे वज़ीर ख़ारजा से। वज़ीर ख़ारजा साहब ने उन्हें कुछ तजावीज़ पेश की हैं कि आप अब वो मुजफ्फराबाद भी जाएंगे और श्रीनगर भी जाएंगे, और उन्होंने कहा कि आप जाएं, जाके वहाँ की सूरत हाल देखें और अपना किरदार जो है वो अदा करें। इस पे अब मैं हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब। मैं कह ज़रा उनसे भी थोड़ा सा हम इस पे बात कर लें। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। अब भारत ने तो 6000 मजीद फौजी भेज दिए, बजाय इसके कि कम होती, उनकी ज़िंदगी आसान होती, मजीद फौजी वहाँ धकेल दिए। देखिए, पहली बात तो ये ध्यान में रखिए कि भारत 9 लाख आर्मी अपनी रख के, वहां के 9 लाख ट्रुप्स उनके, तो वो कंट्रोल नहीं कर सका, तब उसको जरूरत पेश आई कि वहां पर मजीद ट्रुप्स भेजे। ये उसकी एक नाकामी की अलामत है, वरना तो पहले ही वहां पे ट्रुप्स की रेशो इतनी ज्यादा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिटराइज्ड इलाका कश्मीर कहलाता है। अब ये अगर उसका ख्याल है कि 5000 या 6000 और फौजी भेज के तो तहरीक आज़ादी कश्मीर वो उसको खत्म कर देगा या उसको दबा देगा, तो ये होगा नहीं। उसका मुकद्दर बन चुकी है, ये इसको जितने जी चाहे वहां पे फौज भेजते हैं। तो क्या वजह है कि जो आलमी बरादरी है वो खामोश है? हम अभी बात कर रहे थे कि वर्ल्ड कप मैचेस के दौरान जितने यूरोपियन और इंडियन हैं वो मैच से पहले ब्लैक लाइव्स मैटर्स के तौर पे हाथ रख के इशारा करते हैं, तो कश्मीरी लोग जो मर रहे हैं सर, उनके बच्चों को घरों से निकाल के मारा जा रहा है, उस पे आलमी बरादरी की बेहिसी क्यों है? जो ह्यूमन राइट की रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट वॉच की, उन्होंने इनकी एट्रोसिटीज को लिस्ट किया। हम सब जानते हैं, हमने भी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, रोजाना की खबरें भी देखते हैं, उसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं, बगैर किसी
इल्जाम के लोगों को मारा जाता है, बाज़ औक़ात जेलों से निकाल के। पीछे इन्होंने एक लड़के को कत्ल किया, वो पता नहीं 12-14 साल से जेल में पड़ा हुआ था, निकाल को गोली मार दी। तो ये तो इस तरह के जुल्म करते हैं, और ख़वातीन के ऊपर बड़े जुल्म करने किए हैं। वहाँ पे आपको तमाम कब्रें बेशुमार मिलेंगी। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, ये एक सबक होता है कौम के लिए, भारत के लिए। वो ये देखें कि क्या इतना कुछ करने के बाद 72 साल में क्या वो खत्म कर बैठे हैं इस चीज को? क्या वहाँ पे आज़ादी का जज्बा लोगों में दब गया है? वो नहीं दब सकता। बहुत शुक्रिया सर। खालिद साहब, ओआईसी अपना किरदार क्यों नहीं अदा कर पा रही? सलमान है। हाँ, वो सही बात है। दूसरा कर ले। नहीं, वो बात ये है कि किसी का नाम लूं लपे तुम्हारा नाम है। खुदा करे मोहब्बत में वो मुकाम आए, किसी का नाम लूं लपे तुम्हारा नाम है। मेरा तो कोई प्रेशर आप पर नहीं होता, फिर भी आप जो है बार बार मेरा नाम निकल जाता है। अब आप बताएं ओआईसी क्या कर रही है? नहीं ये बताएं ओआईसी क्या कर रही है? अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो राणा साहब, ये जो ओआईसी के खुसूसी नुमाइंदे पाकिस्तान आए, जिनसे मुलाकात हुई है हमारे वज़ीर ख़ारजा की, एक तो बड़ी जो पेशरफ्त हुई है वो ये है कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ओआईसी का जो वज़राए ख़ारजा का इजलास है वो मार्च में इस्लामाबाद में होने जा रहा है। और ये जो वफ्द आया है उनकी क़यादत में जो खुसूसी नुमाइंदे हैं, ये अपनी कश्मीर पर जो रिपोर्ट है वो उस इजलास के अंदर फिर जो है जो मार्च में होगा उसमें पेश ठीक है। सलमान, आपको कुछ? सर देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि जो कश्मीर का मामला है ना, वो इस वक्त एक आलमी दुनिया के सामने एक चैलेंज के तौर पे, बेहिसी के तौर पे मौजूद है। यानी इतनी बड़ी रेजिस्टेंस इस वक्त मकबूजा कश्मीर में हो रही है, और दुनिया की सारी ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि हिंदुस्तान वहाँ पे वायलेशन कर रहा है ह्यूमन राइट्स की, और बदतरीन कर रहा है, तारीख की बदतरीन ह्यूमन राइट्स वायलेशन हिंदुस्तान कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से आलमी कुव्वतों को अपना किरदार अदा करना चाहिए था वो भी नहीं हो रहा, और जिस तरह से ओआईसी जो इस्लामी ममालिक का एक बड़ा फोरम है उसको भी जिस तरह से लीड करके सारे मामलात में करना चाहिए ना, मामले को वो नहीं कर रहा। ये एक बेहिसी है जो हमें आलमी सतह पर कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में नजर आती है। अनफॉर्चुनेटली बातें बहुत हो रही हैं कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, और बड़ी बड़ी ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स जो हैं वो बातें कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे आपने अभी तक मकबूजा कश्मीर के लोगों को कोई बड़ा रिलीफ नहीं दिया। और मोदी सरकार जो है वो तो टस से मस नहीं हो रही अपने उस जगह पे 370-35 से ह्यूमन राइट्स वायलेशन, और वो किसी से बात करने के लिए भी तैयार नहीं। आपको याद है अमरीकी साबिक सदर ने कहा था कि मैं सालसी के लिए आगे आना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। तो आज भी जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि इंटरनेशनल फोर्सेस जब तक कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करेंगी, मकबूजा कश्मीर का बुरहान हल नहीं होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, और आखिर में हम ट्रिब्यूट देना चाहते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, जी बिल्कुल, पाकिस्तानी क्रिकेट के शेरों को, जवानों को। शफीक, आई नीड सम कमेंट फ्रॉम यू। देखें, हमारी टीम जो है बहुत अच्छा खेली है, 5 मुसलसल मैच जीते उन्होंने, तो ज़ाहिर है वो ये तो फैसले ऊपर होते हैं ना। आपकी मेहनत होती है, इसमें कोई शक नहीं, और जितनी मेहनत की और उन्होंने अपना सेमीफाइनल तक पहुँचे, तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, और हमें ट्रोल नहीं करना चाहिए, हमें उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। दे प्लेड वेरी वेल। और ज़ाहिर एक अपना आखिर में वही होता है कि हार जीत होती है, लेकिन जो आपने कहा है कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। सलमान, कुछ सहाफ़ियों ने कल ट्वीट किए, बड़े तकलीफ दे थे, मैं चाह रहा हूँ उस पर बात करें। यार, कहीं तो हमें अपने अंदर के बुग़्ज़ को ख़त्म कर देना चाहिए यार, कहीं तो पाकिस्तानी होने का मुजाहरा करना चाहिए। आप अंदाज़ा लगाएं, मैं तो हैरान हुआ हूँ शफीक साहब, कल पाकिस्तान की शिकस्त की वजह भी जो है ना वज़ीर आज़म इमरान खान बन गए। और एक साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने तो ये लिख दिया कि शुक्र करें सानिया 92 नहीं हुआ। यानी अंदाजा लगाइए, 92 का वर्ल्ड कप जीतना जो है वो शायद सानिया था पाकिस्तान के लिए। वो भाई बात ये है, क्रिकेट एक हार जीत का खेल है, इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम भी हारी है, लेकिन अब हम मसला ये है ना, हम वो सियासी तासुब जो हमने अपने ऊपर इमरान खान का सवार किया हुआ है उससे बाहर निकलने के लिए कोई तैयार नहीं है। हर बात का जो जड़ है ना वो जाके इमरान खान सियासत। अच्छा देखिए कि अगर उनको वजीर आजम के जाने पर इतराज था कि इस हवाले से जो है वो टीम को मसला हुआ है, तो फिर मरियम औरंगजेब तो वहां बैठी, तो फिर क्यों पाकिस्तान हार गया? मरियम औरंगजेब ने तो तजिया निगार भी रही है ना, जो विव रिचर्ड और ग्रेग चैपल के साथ बैठ के तजिया नहीं किया। जिस तरह वजीर आजम पाकिस्तान ने टीम को हौसला दिया है, हिम्मत दी है, यकजहती का ज़ाहिर किया है, उसी तरह इज्तिमाई तौर पर हम देखते हैं कि अमूमी तौर पर जो है वो लोगों ने टीम को अप्रिशिएट किया है हार के बावजूद, और दूसरा कुछ गलतियां हुई हैं इंडिविजुअल, और उनसे सीखने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है जी, और हम सलाम पेश करते हैं अपने
तमाम प्लेयर्स को जिन्होंने पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया, आपको IPL से रुक निकाल दिया, PSL के ऊपर गैर मुल्की खिलाड़ियों को ना आने के लिए दबाव डाला गया, हमारे आने वाली टीमों को जाली फेक ईमेल्स दे के रोका गया, हमारे ग्राउंडों को सुनसान किया गया, लेकिन हमें आप पे फ़ख्र है। हम आपको सल्यूट पेश करते हैं कि आपने पूरी दुनिया के अंदर हमारा जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद किया और आपने पूरी दुनिया को बताया कि जिंदा कौमें इस तरह होती है, जिंदा कौमों के हीरो आप जैसे होते हैं, जिंदा कौमों के लीडर आप जैसे होते हैं, जिन्होंने वहाँ जाके वहाँ पाकिस्तान से निकल के पूरी दुनिया को मारा और बताया कि हम हर जगह हर ग्राउंड में किसी को भी हरा सकते हैं। हार जीत खेल का हिस्सा है, बट वी लव यू, और टॉप ट्रेंड भी यही है कि वी लव यू, और जो भी है हम आपके साथ हैं। अब आप जा रहे हैं हमारे बांग्लादेश, हमें उम्मीद है कि ये वाला गुस्सा वहाँ ज़रूर निकालेंगे। इंशाल्लाह सोमवार को मुलाकात होगी जी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।